हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी काफी सुर्खियों में रहता है। वजह एक ही है, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष है और कई बार से इसी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से विजेता प्राप्त करते हुए सांसद में अपनी आवाज ऊंची करते दिखाई देते हैं। तो इस सांसदीय क्षेत्र में इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है, ये बताया जा रहा है। हर पार्टी अपना अपना जो है क्लेम कर रही है, अपना अपना दावा कर रही है कि इस बार वो विजेता प्राप्त करेगी, लेकिन खामोशी से हर बार इस संसदीय क्षेत्र पर कब्जा बनाए असदुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति है। बीजेपी से आई एक महिला उम्मीदवार माधवी लता जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रही है, क्या ये वाकई में असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे पाएगी या फिर इस बार वो यहां से जो है पिछली बार की तरह वापस होती दिखाई देगी। बीआरएस से गड्डम श्रीनिवास यादव उम्मीदवार रहे हैं। कांग्रेस ने हालांकि अभी तक अपना उम्मीदवार चुना नहीं है। वजह ये बता रहे हैं कि कई सारे उम्मीदवार यहां पर को मिल रहे हैं, तो एक को फाइनल करना अभी बाकी है। यहाँ के लोग, हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं कि क्या हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र की परिस्थितियां हैं, क्या यहाँ का सियासी माहौल है और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा होगा और कौन यहाँ पर मजबूत ठहर कर या फिर विजेता प्राप्त करके बाहर आएगा। ऐसे बहुत सारे हिंदू एससी भी है, एसटी भी हैं, जिनको न्याय मिलने के लिए तरसे आज तक। वो लोग किसकी गवर्नमेंट में भैया? वो लोग सिर्फ कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी उनका ये बदतर हालत हुआ। आज तक किसी ने गौर तक नहीं किया। तेलंगाना गवर्नमेंट में तकरीबन जो 9-10 साल गुजर गए हैं बीआरएस के यहाँ, आज तक नए रेशन कार्ड नहीं बने। और यहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं सारे रेशन कार्ड से लिंक्ड हैं। लेकिन अब की बार तेलंगाना प्रजा थक भी गए हैं और उनके आंख खुल भी गए हैं। कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो रिलीज किया, 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो 6 गारंटी की बात किए थे कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर सरकार बनी। क्या ये 25 गारंटी उनके काम आएगी? यहाँ पर आपका क्या कहना है? भैया, यहाँ पे बीआरएस ने पूरा राष्ट्र को ऐसे परिस्थिति में छोड़कर चली गई है कि गरीबी में छोड़कर चली गई, इसलिए सिर्फ 6 गारंटी बोले। ये 6 गारंटी भी करने पाए। हमारे मोदी भाई तो पूरा भारत देश को दुनिया में आर्थिक रूप में से कहीं नीचे रहने वाला देश को ऊपर लेके आके 5 पे छोड़ दिए ना, तो इन लोगों को पैसों की लालच दिख रही है, तो 25 बोल देंगे देश पर ये लोग। मैं एक ही बात कहूँगी आपसे, आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्टेटहुड देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप ये देकर कि जिस देश को पूरा भारत देश अपनाना चाहता है, जो कश्मीर भी भारत देश को अपनाना चाहता है, इस देश का शान बनना चाहता है वो, और हम सब उसको अपने में एक कर कर पूरा भारत देश कहना चाहते हैं। आप फिर उसको तोड़ डालना चाह रहे हो, उसको अलग करना चाह रहे हो। आप अलग करके आप क्या हासिल करोगे? वही 35A जहाँ के लोग 1940 में से है और आज तक, जब तक भाजपा ने 370 आर्टिकलों निकाला नहीं, तब तक वो लोगों को कितनी भी पढ़ाई होने के बावजूद भी उनके साथ इतनी बदतर सलूत हो रही थी उनके साथ। उनको नौकरियां नहीं मिल रहे थे, उन कितना भी पढ़ाई करने दीजिए उनको। ऐसे बहुत सारे हिंदू एससी भी है, एसटी भी हैं, जिनको न्याय मिलने के लिए तरसे आज तक। वो लोग किसकी गवर्नमेंट में भैया? वो लोग सिर्फ कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी उनका ये बदतर हालत हुआ। जिनको उससे विमुक्ति दिलाकर मोदी भाई उनको भी एक ऐसा समान जीवन देना चाहते। आप एससी एसटी को 50%, ओबीसी को 50% रिजर्वेशन देंगे बोलकर आप फिर कश्मीर को आप उसी स्थान पर लेके जाना चाह रहे, तो वहां के एससी एसटी को क्या न्याय दिलाना चाह रहे आप? हाउ कैन यू हैव 2 स्टैंड्स? एक प्रकार से, दूसरे प्रकार से। और आप कह रहे हिस्सेदारी का न्याय। क्या हिस्सेदारी का न्याय देंगे आप? अलग अलग लोगों को अलग अलग आप हिस्सेदारी में आ जाएंगे तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उसमें तो हर जाति हर मत वाले हैं। तो ये जो इलेक्शन के सामने आप आकर जो वोट के लिए बार बार अपने मनमानी के जैसे आप जो वादा करके निकल जाते हो और गवर्नमेंट आने के बाद भी आप कर नहीं पाए। बीआरएस गवर्नमेंट से जब आप जीते हो, 6 आप जो दिए वादा, बताइए आप कितने पूरे करे उसके अंदर? सबसे बड़ी बात यह है, आज तक किसी ने गौर तक नहीं किया। तेलंगाना गवर्नमेंट में तकरीबन जो 9-10 साल गुजर गए हैं बीआरएस के यहाँ, आज तक नए रेशन कार्ड नहीं बने। और
यहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं सारे रेशन कार्ड से लिंक्ड है। 10 सालों से कई गरीब परिवारों को रेशन कार्ड तक नहीं मिला, जिसके वजह से वो लोग कोई भी स्कीम को ले नहीं पाए। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने भी 500 रुपए देने में वादा किया। पहले इसको निभाओ साहब, देश तक क्यों बात कर रहे हो आप? जहाँ जीते आप उसको निभा नहीं पा रहे हो। जो इतने सालों से नहीं जीत पा रहे आप, उसको 25 देकर आप वादे क्या निभा पाओगे? इसको पहले निभाइए और अपने आप को दिखाइए। कल यहीं पर तेलंगाना राज्य में एक नेशनल मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन किया जाएगा। तुकुगुडम में बड़ी मीटिंग रखी गई कांग्रेस की तरफ से, बड़ी तैयारी हो रही है। क्या लग रहा है, यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कांग्रेस तैयारी कर रही है, इसको कैसे देखती हैं? कुछ नहीं साहब, मैं बताती हूँ। यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ पे जो लोग हैं तेलंगाना के लोग हैं, बार बार ठोकर खा रहे हैं। तो इनको लगता है कि ये सोच नहीं सकते हैं। तेलंगाना प्रजा को धोखा देना इन लोगों को बहुत आसान हो गया। आज तक चाहे कांग्रेस रहने दीजिए या बीआरएस रहने दीजिए, अपने अपने जेब भरते चले गए ये लोग। और हमारे तेलंगाना के लोग जागृत नहीं हुए। जब पूरा आंध्र राष्ट्र था तब भी जागृत नहीं हुए, तेलंगाना जब बना तब भी जागृत नहीं हुए। ये लोगों के ऊपर इतने सारे मार खाए हुए लोग हैं ये कि आज तक इन लोगों को बाहर उठने नहीं हुआ। लेकिन अब की बार तेलंगाना प्रजा थक भी गई है और उनके आंख खुल भी गए हैं। ये अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये चाहे तेलंगाना में कहीं से भी इस मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके 5 में 4 तो हमारे मोदी भाई पहले कह चुके हैं। वो दलित बोल चुके हैं, जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी आ गए हैं। वो औरत कह चुके हैं, वो युवा कह चुके हैं, वो किसान कह चुके हैं। अपने ही कॉपी मार के ये लोग। अरे कभी तो खुद का कुछ बात करो साहब। ये कितने साल आप कॉपी मास्टर्स बनकर कुछ मैनिफेस्टो का नाम बताओगे आप? ये इनसे होने वाली बात नहीं है। ये तेलंगाना के ऊपर एक प्रकार का, मैं कहती हूँ, इट इज लाइक इंसल्टिंग है। क्योंकि आप यहीं हमारे लोगों के ऊपर आकर जीत कर हमको किसी प्रकार के वादा ना निभाते हुए हिम्मत आपकी, फिर आप इधर ही आकर फिर मैनिफेस्टो खोलोगे आप अपने नया, और आप यहीं के एएमआईएम से जुड़ जाओगे। पीछे कहते हो तुम दोनों का लड़ते हो, सबके सामने कहते हो आप लड़ते हो, और पीछे इधर आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हो और यहाँ से आप मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना चाहते हो। तो अब की बार ये नहीं होगी। जाग गई तेलंगाना की प्रजा, ये कुछ चलने वाली बात नहीं है। आपका जो प्रचार है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, दिखाई दे रहा है। आपका मुकाबला भी कुछ आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक तरफ आरोप लगते हैं असद ओवैसी पर, जो आप एक प्रत्याशी है आपके खिलाफ, उन पर कि एक धर्म की तरफ वो बात करते हैं, एक वन साइडेड उनका वर्जन रहता है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगते हैं। आप पर भी आजकल आरोप लग रहे हैं कि आप भी अब एक धर्म के प्रति अपने बयानबाजी कर रही है। दूसरी तरफ बीआरएस ने अपने कैंडिडेट ठहराया, वो कह रहे हैं कि हम जो है डेवलपमेंट पर लड़ेंगे, विकास पर लड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को कैसे देखती हैं, क्या लगता है कि क्या होने वाला? साहब, अगर हम धर्म पे लड़ने वाले रहते हैं तो हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। आज नहीं, हम 6-7 साल पहले ही छोटी सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहे थे, तभी हमने तकरीबन 60,000 से 1 लाख रुपए तक फंड मैंने स्वयं अपने ट्रस्ट से मैंने दिया है। उन सारे जितने हो सके उतने गरीब औरतों को, मुसलमान औरतों को, पसमानदा औरतों को जो शिकार हुए ट्रिपल तलाक पर। अगर मैं धर्म सिर्फ हिंदू की बात करती हूँ, एक ही तरफ का बात करती हूँ, तो मैं इतने सारे बच्चों को, लड़कियों को, जो मुसलमान बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अलग अलग स्वास्थ्य के लिए मैं मदद नहीं करती थी। अगर मैं सिर्फ हिंदू के लोगों को और हिंदू धर्म के प्रति बात करती हूँ, तो मैं आज तक 1000 मेडिकल कैंप्स नहीं करती थी मुफ्त में, और फ्री में तकरीबन 8 साल से कर रही हूँ, उनको मेडिसिन बांटती नहीं। अगर मैं सिर्फ हिंदू धर्म के बात में बात करती हूँ तो 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री सिर्फ हमारे ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं करते, जिसमें तकरीबन 70 to 80% लाभार्थी मुसलमान ही औरत हैं। कहने वालों का क्या है साहब, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। हम आज मैदान में नहीं उतरे साहब, हम कई सालों से हैं। तो हमको मालूम है, अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म को
ही सपोर्ट करते, ये कहते हैं कि हम दूसरे लोगों को प्यार नहीं करते या उनका तकलीफ नहीं समझते हैं। हम पसमंदे गरीब तकरीबन 4,000 औरतों से काम नहीं करते, उनके घर जाकर उनको 1 महीने का रेशन अपने खुद के मेहनत के पैसों से नहीं देते। और परसों रमज़ान के ईद के समय पर जो शिया कम्युनिटी का हज़रत अली जी का जो जुलूस निकल रही थी, हम उसमें भागीदार नहीं बनते थे। कहने वालों का क्या है साहब, वो तो बंटवारा कर कर जी रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। अब की बार ये नहीं होगा ना, तो उनको भी मुश्किल हो रही है, जो मुंह में आए बोलते जा रहे हैं। मुद्दा आपके लिए क्या होगा मैडम? चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा सेट होगा अब इस लोकसभा चुनाव? सबका साथ सबका विकास, यही मोदी बाई का सबसे बड़ा धर्म का मुद्दा है। हिंदू धर्म कभी भी एक ही चाह है कि हम सब भाई बहन हैं इस देश के, और हम सब साथ चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगी, देश की प्रगति होगी। यहाँ ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, यहाँ सब भारतीय है भाई। और सभी भारतीय को सभी कॉन्स्टिट्यूशन का हर हक मिलना चाहिए, और उस हक मिलने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमारे ओल्ड सिटी असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हर बच्चा, हर औरत, हर युवा, हर दलित यानी कि SC ST OBC सभी को एक ही प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। जो अंधेरे में पड़ा है ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको सूरज के उजाला में लेके आना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। यहाँ साफ सफाई, पढ़ाई, प्रगति, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे हालांकि आज मैं अब मुसराम बाग गई थी, वहाँ पे एक मुसलमान भाई आए थे, अम्मा प्लीज़ अब की बार आप जीत जाओ, हमको घर नहीं मिले अम्मा। तो प्रधानमंत्री का आवास योजना कहाँ चले गया? प्रधानमंत्री जी का विश्वकर्मा योजना कहाँ चले गया? क्यों अभी भी इतने सारे लोग, से कम लाभार्थी सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्यों? क्योंकि यहाँ वो करने नहीं चाहते, करने नहीं देते। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम मुसलमान परिवारों को, हिंदू परिवारों को, दोनों को बराबरी से ऊपर उठाने की सारी प्रयत्न करेंगे, और दोनों को समान देखने का पूरा विश्वास देंगे हम प्रजा को। दक्षिण में क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रगल करती नजर आई पिछले सालों में, लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट्स मिलेंगे, क्या इनका प्रदर्शन है? भैया पूरा दक्षिण भारत से ज़्यादा मैं फ़िलहाल अपने तेलंगाना पे कंसंट्रेट करी हूँ, तो मैं ये आपको बता पाऊँगी, यहाँ पे 17 सीटों में हम लोग 14 या 15 तक हम क्रॉस भी कर पा सकते शायद, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने आम इंसान में से लोगों को चुना है, जैसा कि मेरा खुद का चुनना है। मैं ना पॉलिटिशियन हूँ भैया, मैंने एक आम जनता से आई हूँ, एक औरत हूँ, एक नारी शक्ति हूँ मैं। मुझे एक ही पता है, जो 20 साल से मैं चैरिटेबल ट्रस्ट लगाकर अपने मेहनत के पैसे हम लोगों के भलाई के लिए जब हम दे रहे हैं, तो मोदी भैया जानते हैं जब ऐसे नारी शक्ति को आप एक मौका दोगे लोगों के लिए काम करने के लिए, और ऐसी स्त्री जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव न रखते हुए मैंने 20 साल से काम कर रही हूँ, आज कौन मेरे बारे में कुछ कह सकता है? और जो कह रहा है तो इतना साफ नहीं है भैया, कितने जलते वो लोग हमारे काम से। मोदी भाई आम लोगों से लीडर्स बनना चाहते हैं, ताकि वो जानते हैं कि एक आम इंसान का क्या दुख है, क्या दर्द है। मैडम 17 से आपने 14 या 15 की बात कही है, 2 सीट जो छोड़ रही हैं, कौन सी सीट्स है जहां पर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाएगी? नहीं, नज़र लग रही है भैया, मैं 17 बोले तो इसलिए मैं 15 बोल रही हूँ। आप छोड़ेंगे तो मैं 17 से एक भी ना कम करूँ। तो कभी कभी ना हम लोग ज़रा क्या बोलते हैं ना, पुराने ख्यालात में आ जाता है, क्यों नज़र लगता है, तो ज़रा 15 बोल के छोड़ेंगे इसको, लेकिन हम 17 ही जीत कर आपको दिखा देंगे। हकीकत बात करूंगा, हकीकत बोलूंगा। मैं जनता से ये कह रहा हूं कि आप सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़िए। इस बार मुझे यकीन है कि लोग विकास के प्रति रहेंगे, विकास का मुद्दा को उन्होंने आगे ले जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति से हैदराबाद के प्रत्याशी गड्डम श्रीनिवास यादव जी जुड़े हैं। सर, आपका मुकाबला एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी से, दूसरी तरफ माधवी लता से, कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट
अनाउंस नहीं किया है, तो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ, क्या क्या आपने अभी तक जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई? क्या लगता है कौन सा इक्वेशन काम करने वाला है इस क्षेत्र में? मेरी स्ट्रैटेजी बोल के ऐसा नहीं बोलूँगा, हकीकत बात करूँगा, हकीकत बोलूँगा। यहाँ पर पुरानी शहर के अंदर हैदराबाद पार्लियामेंट्री ऐसी निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर पिछड़े और अति पिछड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके जीवन में पिछले 40 या 50 साल से कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ पर ये बीजेपी और एमआईएम की रणनीति यही की होगा कि सांप्रदायिकता की। इस सांप्रदायिकता लड़ाई मुझे उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं जनता को जुड़ रहा हूँ। मैं जनता से ये कह रहा हूँ कि आप सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़िए, उनके बातों में आप नहीं आना है। आपको विकास देखना है, आपकी परिवार सुरक्षित रहना है। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर हम भरपूर विकास के मार्ग में नेता लोग जाना है। इतने 40 साल से विकास का मार्ग में कोई नेता नहीं जा रहा है। आज मैं लोगों को जुड़ रहा हूँ, लोगों से मैं बात रख रहा हूँ, उनसे बात ये रख रहा हूँ कि आप विकास का मार्ग चुनिए। तो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे बात सुन रहे हैं, मेरे बातों को उन्होंने अनुभव कर रहा है। इससे मुझे इस बार मुझे यकीन है कि लोग विकास के प्रति रहेंगे, विकास का मुद्दा को उन्होंने आगे ले जाएंगे। ऐसा ही ये हकीकत है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हकीकत है। तो ऐसा ही माहौल बन रहा है। दोनों पार्टियों को, एमआईएम को और इस बीजेपी को दूर रखेंगे और मुझे जिताएंगे। सर, आपकी पार्टी और आप यही दावा कर रहे हैं कि विकास आपका मुद्दा रहेगा, लेकिन जब से आपकी पार्टी सरकार से हटी है पिछले विधानसभा चुनाव में, तब से कई सारे विधायक, कई सारे नेता ऐसे हैं आपकी पार्टी से जो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। इस वक्त में क्या लग रहा है कि लोग अभी भी विकास के रास्ते में आप पर भरोसा करेंगे, आपकी पार्टी पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम पिछले 10 साल से ये जनता को ये बताया है कि हमारी एक ही नारा है, एक ही निष्ठा है कि केसीआर की सरकार जो है वो केवल और केवल विकास का नारा लिया और विकास कहीं विकास उन्होंने यहाँ इस हैदराबाद पार्लियामेंट्री इस सेगमेंट में उन्होंने किया। एग्जाम्पल जो है ना, आज अब मैं बता सकता हूँ कि आज डबल बेडरूम देखिए आप, 15,000 डबल बेडरूम हमने इस क्षेत्र में दिए और दलित बंधु दिए, रैतु बंधु दिए और इसके बावजूद शादी मुबारक दिए और कल्याण लक्ष्मी दिए। इसके साथ ही साथ जो पिछले सरकार का जो है जो स्कीम्स है, जो आरोग्यश्री का वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फीस रियम्बर्समेंट छात्रों का जो फीस का जो है ना वो भी माफ़ कर रहे हैं। इस सरकार ने भरपूर, पिछले सरकार केसीआर के नेतृत्व में इतनी विकास इस क्षेत्र में किया है। पिछले 50 साल में कोई राजनीति या कोई पार्टी नहीं किया, ये मैं दावा के साथ बोलता हूँ। और आप आपकी कैमरा पूरी मेरी ये हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अगर आप घुमाइए तो हर युवा पीढ़ी भी यही बोलेगा कि हमारी पिछले सरकार में हमें बहुत अच्छी लब्धि मिली, अच्छी जो है ना डेवलपमेंट मिला, अच्छा विकास मिला। और खास करके युवा पीढ़ियों को जो केसीआर ने जो दलित बंधु के रूप में जो दलित है उन लोगों का जो जीवन में जो रोशनी डालने की जो प्रयास किया वो भरपूर काम में आया। लोग उनसे बहुत संतुष्ट है। और अभी जो हमारी सरकार नहीं है, मगर जनता यही मांग कर रही कि फिर केसीआर सरकार आना है। सर, डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, आपकी पिछले सरकार थी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कैमरा घुमाने से सारा डेवलपमेंट हमको दिखाई देगा, लेकिन एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट किया सरकार में रहकर, दूसरी तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो यहाँ के सांसद है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। हालांकि आप लोग दोनों एक फ्रेंडली पार्टी के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन लोग किसको देखकर वोट दे? दोनों भी अलग अलग लड़ रहे हैं, दोनों क्या वोट बांटने का या काटने का काम करेंगे जिससे किसी और को फायदा हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके का इक्वेशन क्या प्रोजेक्ट करेगा? नहीं, आप क्यों ऐसा ये निर्णय पे आ रहे कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं?
आज मेरे को एक यहाँ पर बीआरएस पार्टी ने हमें चुना है कि यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में हम ठहरना है। आप हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हम एक बलवान रूप से हमारी नेतागिरी है, हम जनता में ठहरे, हमारे को चुना है ताकि हम इस हैदराबाद में बीआरएस की झंडा लहराए। अब आप बोल रहे कि हमारी मिली जुली है, मिली जुली नहीं है भैया। ये आप अब जनता को बताइए, अगर मिली जुली है तो एक डम्मी को लगाते, मुझे क्यों लगाते? हमें मिली जुली ये गठबंधन नहीं है, कुछ स्नेहपूर्ण, कुछ फ्रेंडली नहीं है। हमारी राजनीति में अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए हर एक अपनी रणनीति को तय करता है। वैसा ही हमारे केसीआर साहब इस बार जो है ना हैदराबाद पार्लियामेंट्री में हमारी एक नेता वहाँ पर अच्छी नेतागिरी देना है और इस जो पिछड़ा हुआ जो ये पार्लियामेंट क्षेत्र है उसको एक डेवलपमेंट में रूप में लाना है और खास करके जनता के अंदर एक अवेयरनेस लाने की जो हमारे केसीआर साहब मुझे बोला गया, मैं वही अवेयरनेस जनता में मैं दे रहा हूँ कि इस बार जो है ना सांप्रदाय को हटाओ, विकास को अपनाओ। सर, दो नेता हैं यहाँ पर। एक है जो जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक ही मज़हब की बात करते हैं। जैसे असद ओवैसी जी है, वो अपने मज़हब की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, खास करके माइनॉरिटीज़ की। दूसरी तरफ माधवी लता है जो यहाँ के प्रत्याशी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अपने मज़हब को आगे बढ़ाने का उन पर आरोप है और उसी पर बात करने का उन पर आरोप है। तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? आप इन दोनों को क्या कहना चाहेंगे? आज एक अच्छा मौका मिला जनता को। मैं जनता से ये मांग कर रहा हूँ, देखिए दोनों की राजनीति देखिए, सांप्रदायिकता की राजनीति है, मेरी राजनीति विकास की राजनीति है। अगर आपको विकास होना है, अगर आपको डेवलपमेंट होना है, मुझे चुनिए। जो आप बता रहे हैं पूरी जनता पर है, जो हैदराबाद के अंदर जो विकास नहीं हुआ, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं करूँगा, हमारी सरकार करेंगे। हम यही नारा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें कोई किससे हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी भेदभाव नहीं है। हम सब समुदाय को, सब हर मत को हम साथ में रखेंगे। हमारी केसीआर साहब हमें यही सिखाया कि हमारी जो सेक्युलर बोलते हैं बातों में नहीं, काम में बताना है। आज सेक्युलर बोलने का एक फैशन हो गया लोगों के अंदर, मगर हमने सेक्युलर ये हकीकत रूप में लोगों को महसूस करने में केसीआर साहब सफल हुए। और आप देखिए हर मज़हब को उन लोगों साथ लिए। और जो माधवी लता बोल रहे, जो असदुद्दीन ओवैसी है, इनका तो यही छवि बनी कि इनकी अपनी मज़हब की है। मेरी छवि वो छवि नहीं है, मेरी छवि विकास की छवि है। मैं वही 1 से 10 बार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेरे कैंपेनिंग में मैं जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरी बातों को गौर कर रहे हैं, मेरे बातों से अनुभव कर रहे हैं कि ये सही है, ये राजनीति हमें इस पुरानी शहर में लाने का है, इसको हम जनता में भरपूर ले जाएंगे, ये हमारी पूरी विश्वास है। यही भावना को हम जनता में ले जाएंगे। सर, हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में 7 विधानसभा सेगमेंट आते हैं। इनमें कहाँ पर आप मानते हैं कि बीआरएस कमज़ोर है, वहाँ पर काम करना चाहिए, और कहाँ पर आप मानते हैं कि बीआरएस मजबूत है, आपकी पार्टी वहाँ पर मजबूत है? नहीं, देखिए हमारी पिछली 10 साल में हमारी जो सरकार केसीआर साहब के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट दिया, जो विकास दिया, वो मज़हब के नाम पे नहीं दिया गया। सभी लोगों को इकट्ठा करा, सब मज़हब को उन्होंने 2 आंख से देखा है और उनको भरपूर जो है ना विकास के मार्ग में ले गए हैं। और उसका जो फ्रूट्स है जो लोगों में मिल चुका है, उन लोगों ने पाया है, वो विकास आंखों से नहीं बल्कि उन लोगों अपना है कि विकास। अब डबल बेडरूम, दलित बंधु, शादी मुबारक, ये सब आप देखिए पिछले यहाँ पर 40 साल में यहाँ पर टीडीपी कांग्रेस था, कोई विकास नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी कोई विकास नहीं है। हम तो डायरेक्ट जो है ना व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का योजना हमारे केसीआर साहब लाए ने। केसीआर साहब ऐसा नहीं कि हम तो विकास क्षेत्र में करें, उसके बावजूद में भी हम व्यक्ति का विकास बढ़ा है,
जैसा कि डबल बेडरूम दे के उनका स्ट्रेचर बढ़ा है, जैसा कि हम दलित बंधु दे के उनका स्ट्रेचर बढ़ा है, जैसा कि हम शादी मुबारक दे के एक हमारी एक मानसिकता को एक मजबूत करने की प्रयास हमने केसीआर साहब ने किया है। वो हिंदू में उन दो, तेलुगु में उन दो, ऐसे दो आंख से उन्होंने दो मजहब को देखा है और उन्होंने भरपूर विकास किया है। हमें नहीं, हर क्षेत्र के अंदर हमारी पकड़ है। आप हर सेगमेंट में, यहाँ पर 7 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट में हमारी पकड़ है। उसको मजबूत करने के लिए ही मुझे यहाँ ठहरा करा है। मैं उस मजबूती को और करूँगा। आगे भी हमें विश्वास है जनता इस बीच में और जुड़ेंगी, क्योंकि अभी महसूस कर रही है इस कांग्रेस गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, राज्य में कांग्रेस है, यहाँ पर एमपी एआईएमआईएम है, 3 अलग तरीके का जोड़ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस वक्त में व्यापारियों के लिए किसका यहाँ पर जीत के आना जरूरी है? राज्य सरकार और हमारे एमएलए में तालमेल नहीं रहने से थोड़ा सा राज्य सरकार का भी यहाँ पे जो नजर है वो बिल्कुल यहाँ पे बोलते काम करने का नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमको हमारे एमएलए साहब को भी सपोर्ट नहीं मिलता राज्य सरकार का। यहाँ पर फाइट में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक ओवैसी और बीजेपी है। भाई उनका कोई प्रेजेंस है नहीं। टीआरएस तो काफी पिछड़ चुकी है अभी, हाँ ये सीट बल्कि नहीं, काफी तेलंगाना में काफी पिछड़ चुकी है। अभी हम मौजूद है हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र के बेगम बाजार में। इस बाजार में खास करके व्यापारी लोग रहते हैं। कई देश के कोने कोने से यहाँ पर जो बसे हुए व्यापारी लोग यहाँ पर कई सालों से अपना व्यापार चला रहे हैं। दक्षिण भारत में इनका काफी ज्यादा जोर माना जाता है। हैदराबाद पार्लियामेंट में क्या परिस्थिति है, इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ के हालात है। राज्य से लेकर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, इसमें क्या अभी फिलहाल परिस्थिति आप बताइए। पार्लियामेंट क्षेत्र की जब बात करें तो कैंडिडेट बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड कैंडिडेट। कौन सी कैंडिडेट? माधवीलता, हैदराबाद पार्लियामेंट्री। और वैसा ओवैसी साहब की तो खानदानी सीट है वो, लेकिन अब के टफ फाइटिंग है। तो व्यापारी के तौर पर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर टक्कर जो है, एआईएमआईएम, कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस सब मैदान में उतरने वाले हैं, तो आपके हिसाब से कौन यहाँ पर रहेगा? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, राज्य में कांग्रेस है, यहाँ पर एमपी एआईएमआईएम है, 3 अलग तरीके का जोड़ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस वक्त में व्यापारियों के लिए किसका यहाँ पर जीत के आना जरूरी है? देखो, व्यापारियों के हिसाब से देखें तो ओवैसी साहब ने हैदराबाद को नई सिटी और पुरानी सिटी के बीच में मूसी रिवर बहती है, वो रिवर के उधर ओवैसी साहब काम करते हैं, रिवर के इधर ओवैसी साहब कुछ भी काम नहीं करे। 30 साल से तो हम देख रहे हैं, पर्सनली मेरा अनुभव है। वो हमारे मार्केट में भी एक इश्यू हुआ था, उसके लिए हम गए तो कोई सपोर्टिंग नेचर उन्होंने अपनाया नहीं। केंद्र में बीजेपी सरकार है, उसके हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, अब के टक्कर कांटे की है। कांग्रेस और बीआरएस का कोई वजूद नहीं है ओल्ड सिटी में। आप लोग व्यापारी हैं, आप लोग मार्केट के हालात को जानते हैं। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई एक स्तर पर है, ऐसा कई सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं। लेकिन इस वक्त में क्या आपका कारोबार बढ़ा है? केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई है वैसे उस तरीके से, या फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार, किस तरीके का असर आपको यहाँ पर देखा? सर, सरकार तो अपनी जगह पे है, व्यापार हमारा बढ़ा भी है और हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की भी। जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसके थ्रू हम अपने बिजनेस में भी चेंजेस ला रहे हैं। बट अगर लोकल की बात करेंगे तो लोकल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे रोड्स की, डेवलपमेंट्स की। उसकी वजह से बहुत सारे हमारे कस्टमर यहाँ तक आ ही नहीं सकते। जैसे अभी आप लोग ही घूमते हुए आए होंगे, आपको भी मालूम पड़ा होगा कि भाई कार लाने में, 2 व्हीलर लाने में कितनी दिक्कत होती है। तो ये सब डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। व्यापारी कोई चीज़ के लिए पीछे नहीं हटता। जो नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, हम लोग फॉलो करने के लिए रेडी हैं, फॉलो कर भी रहे हैं और सरकार से मदद ले रहे हैं। और हमारे थ्रू भी हम जो अकाउंट्स के वगैरह, जो भी अकाउंटेंट्स के वगैरह, सबसे सीएस के सब जानकारी लेके कर ही रहे हैं। बट हम आपसे यही चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आना चाहे तो वो सीधा आ सके, उसको आने के लिए सोचना नहीं पड़े कि वो बेगम बाजार में कैसे आएगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और यही हम लोग लोकल एमएलए रहने दो या एमपी रहने दो, एमपी के हाथ में तो बड़ा क्षेत्र है, तो बड़ा आते हैं और इतने साल से वो राज्य कर रहे हैं, तो उनसे हमारी यही गुजारिश है, यहाँ का डेवलपमेंट करें। और इस बार तो हम चाहते हैं कि चेंज होए, क्यों बोले तो ओवैसी साहब को तो हम देख ही रहे हैं। जैसे साहब ने बताया कि भाई उनकी नज़र तो यहाँ तक आती नहीं है, वो वहाँ पे ही बिजी रहते हैं, बेगम बाजार की तरफ आते भी नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान भी नहीं देते। तो हम सोच रहे हैं, जैसा माधवीलता का जो प्रोफाइल देखा है हमने, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर वो चुन के आती है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा हमारे लिए। आपने ये बात कही कि जो यहाँ के पार्लियामेंट जो सांसद है, यहाँ के रिप्रेजेंट करते हैं असद ओवैसी है, लेकिन
अगर हम असेंबली की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक चुनते हुए आए हैं, कई बार यहाँ पर चुने गए हैं। उन पर आपका क्या ओपिनियन है, उनका क्या ओपिनियन, क्या उन्होंने कभी तरक्की के लिए काम किया है? उनका ओपिनियन यही है कि बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, हम जब चाहे जब उनसे जाके मिल सकते हैं, करते हैं, लेकिन एक एमएलए के लिमिटेशंस है। वो जो हम बोलते हैं उसमें ठीक है, 100% बोलते हैं तो 50% 70% तक होता है, लेकिन उनके भी एक लिमिटेशंस है। अगर वो एमएलए और एमपी दोनों मिलकर काम करते हैं ना तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। तो आपके हिसाब से बताइए, क्या यहाँ पर मार्केट में हालात अभी बिगड़े हुए हैं अभी भी, या फिर सुधरे हुए हैं? क्या बिगड़े नहीं क्या है, stable नहीं, है। हालात बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे तो गंगा जमुना तहजीब से ही काम होता है पूरा। आज हमारे बेगम बाजार क्षेत्र में भी कई मुस्लिम भाई है जो अपना व्यापार करते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेगम बाजार का डेवलपमेंट है। बेगम बाजार रहने दो, चाहे जो भी क्षेत्र का डेवलपमेंट है, जो मूसीनदी के इधर है, यहाँ पे भी हमने पिछले 40 सालों से कोई डेवलपमेंट देखा नहीं। कारण यही है कि राज्य में सरकार एक पार्टी की होती है और हमारे एमएलए साहब एक पार्टी के हैं। तो राज्य सरकार और हमारे एमएलए में तालमेल नहीं रहने से थोड़ा सा राज्य सरकार का भी यहाँ पे जो नजर है वो बिल्कुल यहाँ पे बोलते काम करने का नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमको हमारे एमएलए साहब को भी सपोर्ट नहीं मिलता राज्य सरकार का। उस कारण ये बेगम बाजार गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बहुत पीछे जा रही है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, और आपको कहीं भी चले जाओ रोड फुटबॉल तो पूरा वो इंक्रोचमेंट होके बैठा हुआ है। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब बंडी उंडी है। और जो पहले बाहर का कस्टमर यहाँ पे आता था और यहाँ पे वो अपने जो भी अपना सामान जरूरत का सामान लेके जाता था, आज वो कस्टमर को पार्किंग की बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के कारण वो बेगम बाजार आना ही बंद कर दिया। वो अपने घर बैठे माल मंगा लेता है, ऑनलाइन में माल मंगा लेता है। जब तक कस्टमर बाजार में नहीं आएगा तब तक हम लोगों का काम नहीं चलेगा। और बाजार में आने के लिए हमको यहाँ के जो राज्य सरकार है उनको ये चाहिए कि भाई थोड़ा सा हमको यहाँ पार्किंग का फैसिलिटी दे, या कोई पार्किंग का कॉम्प्लेक्स बनाए ताकि गाड़ी पार्क कर सके, वो दुकान में आ सके। और रही बात है कि ओल्ड सिटी और हमारी जो सांसदीय सीट है, लोकसभा की सीट है, पिछले 40 सालों से हमने देखते आए कि सब टोटली पूरा खाली एक ही पार्टी का राज चल रहा है, और वो भी पूरा अंधेरे में। ये नहीं बोलता हूँ कि यह भी है, मतलब ओल्ड सिटी भी पूरे अंधेरे में है। और हमको चाहिए कि उनको उजाले में लेके आना है, और उजाले में लाने के लिए हमको सबसे पहले कि वहाँ पे हमको किसी और को चांस देना है और उनको मौका देना है। मौका देके एक बार उनसे भी 5 साल का टर्म लेके अपन को देखना है कि भाई क्या वो कर सकते हैं। हमने 40 साल से देखा है कि अभी इससे आपने कुछ नहीं किया ओल्ड सिटी के अंदर। देखिए, हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। यहाँ राज्यसभा के चुनाव में आपने असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो 7 असेंबली सीट्स आते हैं, इसमें 5 या 6 तो 5 तो AIMIM के पक्ष में चले गए हैं हैदराबाद में, क्योंकि नामपल्ली नहीं आता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफा वोटिंग कई बार इनकी वही गढ़ माना जा रहा है अभी भी। तो इस वक्त में क्या लग रहा है कि माधवी लता जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, उनका क्या यहाँ पर प्रेजेंस असर कर सकता है AIMIM को? आप व्यापारी लोगों में क्या इस तरीके क्या तरीके का? नहीं, यहाँ पर हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी का दबदबा रहा है, पर इस बार जो कैंडिडेट आई है माधवी लता, वो काफ़ी डायनामिक है। हमने काफ़ी लोगों को नज़दीक से देखा है। हो सकता है ये बार कुछ अच्छी फाइट मिले, और हो सकता है कि बीजेपी निकल भी जाए यहाँ से। अगर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा क्षेत्र के लिए, क्योंकि ओवैसी को तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि एक नई पार्टी आए, बीजेपी आए, सामने आए, क्योंकि वो एक ही फाइट में है। भाई का कांग्रेस और TRS का नज़दीक आती भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि वो आए और हमको भी कुछ डिफरेंट मिले, कि हम पता चले कि कुछ काम हो सकता है क्या आगे। तो BRS का कैंडिडेट यहाँ से गड्डम श्रीनिवास यादव को भी रखा गया है। इन कैंडिडेट की बात आपने ऐसे उठाई नहीं, क्यों ऐसा क्यों? क्या पब्लिक में इस तरीके का अवेयरनेस? यहाँ पर फाइट में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक ओवैसी और बीजेपी है। भाई का उनका कोई प्रेजेंस है नहीं। TRS तो काफ़ी पिछड़ चुकी है अभी, यहाँ ये सीट बोल के नहीं, काफ़ी तेलंगाना में काफ़ी पिछड़ चुकी है। तो आप लोग व्यापारी क्या कहते हैं कि इस बार टक्कर AIMIM और बीजेपी के बीच ही होगी? कांग्रेस का भी इसमें कोई शेयर नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर। टक्कर इस बार माधवी लता जी और असदुद्दीन ओवैसी जी के बीच में ही है। और जैसे आपने बताया कि जैसे उनके 5 जो उनके MLA सीटें हैं, आप इस बार उनके परसेंटेज देख लीजिए, काफ़ी परसेंटेज गिरा है, वोटिंग परसेंटेज भी गिरा है। तो इस बार बहुत पॉजिटिव चांस दिख रहे हैं कि शायद लता जी निकल के आ जाए। और भाई विधि का विधान है, चेंज जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो इस बार मेरे हिसाब से उनको परिवर्तन करके देखना चाहिए कि वो कुछ तरक्की कर सके, वो कुछ चेंजेस ला सके। हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी बोली जाती है, लेकिन अगर रीजन वाइज डेवलपमेंट वाइज देखते हैं तो ट्विन सिटी नहीं है, वो बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है। तो हम चाहते हैं कि एक्चुअल में ट्विन सिटी बने। जो डेवलपमेंट सिकंदराबाद में है वो डेवलपमेंट हैदराबाद में भी आना ही चाहिए। जैसे कि हमने हमारी बातचीत में लोगों के साथ, उम्मीदवारों के साथ ये जाना कि यहाँ पर सबसे पहले मुद्दा होगा विकास। उसके बाद कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हैदराबाद के नए शहर और पुराने शहर के बीच डगमगा रहे हैं। देखना ये होगा कि इस आने वाले चुनाव में जो कांटे की टक्कर हर पार्टी के बीच चल रही है, इसमें क्या
असदुद्दीन ओवैसी जो एएमआईएम के अध्यक्ष और यहाँ के उम्मीदवार है अपनी सीट को बरकरार रख पाएंगे, या फिर जैसे कि दूसरी पार्टियों ने दावा किया है कि यहाँ से वो विजेता प्राप्त करेंगे, क्या वाकई में यहाँ पर होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में जब चुनाव होंगे इस चीज का खुलासा होगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।